है कहानी। फर्स्ट हमारे पास जो आ रही है मिताली मिशिका रस्तोगी। आइए मिशिका, अपनी कहानी जो है प्रस्तुत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है मिशिका रस्तोगी। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी आज की कहानी महाभारत से ली गई है। जब व्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत लिखने का काम सौंपा, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि वो जो भी बोले उन्हें उसे ध्यान से सुनकर, समझकर और बिना रुके लिखना है। मगर व्यास जी की बुद्धि और कौशल के आगे भगवान गणेश जी की कलम धीमी पड़ गई और बीच में टूट गई। तो भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपना एक दांत तोड़ा और स्याही में डुबाकर लिखना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी और भगवान गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लगे। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जो भी काम मिला गया है, हमें उसे ईमानदारी से करना चाहिए, चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए। हमें धैर्य से काम रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा मिशिका बेटा, हर काम को जो है धैर्य से करना चाहिए और बिना डरे हर चुनौती को स्वीकार कर करना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। आगे बढ़ रहे हैं भव्या नेगी की ओर, सिस्क्लापा गडिंग से। भव्या। यस गो अहेड बेटा। नमस्कार, मेरा नाम भव्या नेगी है और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हमारी सोच। हमारी सोच। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रोमा है। वह कक्षा 6 में पढ़ती है। वह बहुत नेक दिल और होशियार है, मगर उसे घमंड नहीं है। यह कह सकते हैं कि वह काम के प्रति जिम्मेदार भी है। एक दिन की बात है, रोमा अपने स्कूल से घर आ रही थी। बहुत गर्मी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर जल्दी ही पहुंचा जाए। तभी रोमा की नजर एक औरत पर पड़ी। वह भीख मांग रही थी। उसके साथ एक छोटा लड़का भी था। यह देख रोमा को बहुत दया आती है। वह उनकी मदद करना चाहती है, मगर कैसे? तभी उसे याद आता है कि उसके पास घर में कुछ पैसे जमा थे। वहाँ उनका कुछ लेती नहीं थी, पर सिर्फ जमा करती थी। मगर उसके पास वह पैसे अभी नहीं थे, इसलिए वह जल्दी से घर जाती है और उन पैसे को निकालती है। इसकी माँ यह सब देखती है, पर कुछ कहती नहीं। फिर रोमा उस महिला के पास जाती है और उससे उन पैसे को देती है। वह महिला इतने सारे पैसे देखकर पूछती है, यह क्या? तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए? आजकल तो कोई मुश्किल से 1 रुपया या 2 रुपये देते हैं, पर तुमने तो इतने सारे पैसे दे दिए। यह सुनकर रोमा कहती है, यह रुपये मैंने अपने जेब खर्च में से जमा किए हैं। मुझे जो भी चाहिए होता है मेरे माता पिता मेरे ला देते हैं, तो मैं फालतू खर्च ना करके अपना
पैसा बचाती हूँ। यह वही पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए। शायद यह पैसे आपके लिए ही जमा हुए हैं। अगर इनमें से आपकी थोड़ी सी भी मदद हो सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह कहकर रोमा वहां से चली जाती है। उसकी माँ यह सब दूर से देखती है तो उसे अपनी बेटी के सोच पर बहुत गर्व होता है। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमारी जरूरत किसी और को बहुत अधिक होता है, मगर हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इसलिए सोचे नहीं, हमेशा मदद कीजिए। मदद छोटी और बड़ी नहीं बल्कि सिर्फ मदद होती है। आप अंत में मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद भव्या। आपकी कहानी से सबको यही सीखना चाहिए कि मदद की कोई उम्र नहीं होती, मदद के लिए कोई समय नहीं होता। जब किसी को किसी की मदद होती है तो पूरे दिल के साथ वो मदद हमें करनी चाहिए। दूसरा जो है विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा भव्या, थैंक यू। नेक्स्ट हम बुला रहे हैं गौरवी दत्ता, आइए। यस, हाँ बेटा। मेरा नाम गौरवी डाटा है। मैं स्पिंस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ एंड मेरा 6th ग्रेड है। सो टुडे मेरी कहानी का नाम है अस्थिदान। सरस्वती नदी के तट पर एक शांत व सुरमय सा आश्रम था। वह आश्रम ऋषि दधीची जी का था। ऋषि दधीची जी दयालु किस्म के ऋषि थे। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे कि अचानक से उनका ध्यान भंग हुआ और पाया कि देवराज इंद्र स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। देवराज इंद्र को यह बताते हुए संकोच हो रहा था कि बकासुर नामक असुर ने देवलोक में त्राही त्राही मचा रखी है। सिर्फ उनकी अस्थियों से ही उसका वध हो सकता है। लेकिन देवराज इंद्र ने बकासुर को देवराज इंद्र ने ऋषि दधीची जी को यह बात बता दी। ऋषि दधीची जी खुश होकर बोले, अगर यह मेरा तुच्छ शरीर किसी पापी को इस पृथ्वी से मुक्त करा सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। वह बैठे और सांस खींची और अपने प्राण त्याग दिए। देवराज इंद्र ने उनका शरीर सम्मान के साथ उठाया और उनकी अस्थियों से शस्त्र बनाए और बकासुर का वध कर दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने जो है बहुत अच्छे से अपनी कहानी सुनाई और हिंदू माइथोलॉजी भी जो है बहुत की कहानियां सुनकर बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ रहे हैं स्वाति की ओर। स्वाति। नमस्ते। एक थी मैना, वह नीम के खोखले में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और पहुंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भैया मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मैं पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चढ़कर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। मैना और तोता ने जामुन के पेड़ पर
एक कबूतर देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, भैया पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह एक 10 ईंटों वाला मकान है ना, उसे आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है। फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है। चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुंचे, लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे तो जोर की प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो अभी पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। कुछ देर बाद वह एक पीपल के पेड़ पर उतरे। वहाँ बहुत सारी गौरैया बैठी थी। वह सब खूब मजे से चहक रही थी। चीर चहक चीर के कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, अरे गौरैया, क्या बात है? तुम लोग बहुत खुश हो? गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं। मैना अचरज से बोली, नहाकर तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? हमको तो पीने तक नहीं मिल रहा। गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। तभी उठते उठते एक मकान के आंगन में पहुंचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा रखा था। तोता सामने बोला, अरे देखो, कुएं में पानी है, वहाँ पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, अरे वहाँ तो एक गिलहरी भी है। मैना ने पूछा, यह कुंडा वहाँ किसने रखा? गौरैया ने बताया, कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। मैना, तोता, कबूतर तीनों साथ साथ उड़े, कुंडे के किनारे जा बैठ और जी भर के पानी पिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वक्त की कमी है तो मैं चाहूंगी कि बच्चे अपना इंट्रोडक्शन ना दें। तो थैंक यू स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा सदन से जुड़ रहे हैं ये बच्चे। धन्यवाद आपका प्यासी मैना कहानी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं रोहन की ओर। रोहन। मैम नमस्ते। नमस्ते रोहन। कहानी का शीर्षक है संतोष का फल। जी। गायक में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। एक छोटे नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे लड़कों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे एक बगीचे में सब लड़के इकट्ठे हुए, रोटियां बांटी जाने लगी। रोटियां बांटी बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटियां पाने का प्रयास कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबके अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस बेचारी लड़की को आज भी उसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक सुंदर मोहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मोहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी गई मोहर देने। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह सुंदर मोहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देना आई हूँ, आप अपनी मोहर ले लो। धनी ने कहा, नहीं बेटी, यह तुम्हारे संतोष का पुरस्कार है। लड़की ने सिर हिलाकर कहा, पर मेरे संतोष का फल तो मुझे तब ही मिल गया था, मुझे धक्के नहीं खाने पड़े। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने
उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारी हुई। धन्यवाद। जीवन में नैतिकता का मूल्य जो है आपकी इस कहानी से पता चलता है। मतलब ईमानदार रहें, सत्य रहें, वो आपका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। बहुत अच्छा रोहन, थैंक यू वेरी मच। आप जो है बहुत ही सब्र से आप इस कार्यक्रम में जो है जुड़ने के लिए बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके साथ जो है हमारी कैटेगरी 3 स्टोरी की खत्म होती है। हमारे पास स्पीच के लिए बच्चे हैं, भाषण के लिए बच्चे हैं, तो हम फटाफट जो है भाषण जो है की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम था जिसको हमने जो है कैंसिल किया है, क्योंकि हम वक्त के साथ जो है आगे चलना चाहते हैं। तो हम बढ़ रहे हैं अभी भाषण की कैटेगरी की ओर। तो सबसे पहले हम बुला रहे हैं देव कुमार को। मेरा आप सबको सादर नमस्कार। मेरा नाम देव कुमार है। मैं भारतीय मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 4th में पढ़ता हूँ। और आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा भाषण का विषय है युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी है हमारे देश युवा पीढ़ी यह हमारे देश की वह जनसंख्या है जिस पर हमारे भारत का आने वाला कल निर्भर है। इसलिए यह पीढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसको हमें हमेशा सही मार्गदर्शन देना चाहिए। युवा पीढ़ी में जोश और उमंग की तो कोई कमी ही नहीं है। वह हमेशा आसमान को छू लेना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अपने सपनों को पूरा करने का यह हर एक सफल प्रयास करते रहते हैं। उनके कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि घर का संभालना की जिम्मेदारी, माँ बाप का सहारा बनने की उनके बूढ़े अवस्था में, और देश के आगे बढ़ाने में भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। युवा पीढ़ी समाज के हर क्षेत्र में अपने भरपूर योगदान दे रही है। विज्ञान और सेना के क्षेत्र में भी हमें उन्हें भटकाने और गलत रास्ते पे जाने से रोकना है, और कुछ नए काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा देव, आपने युवा की जिम्मेदारी, आज की युवा शक्ति के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं निशांत चतुर्वेदी, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5, स्वच्छ भारत। नमस्ते, मेरा नाम निशांत चतुर्वेदी है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक स्वच्छता पर भाषण देने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। विकसित देशों में बहुत ही ज्यादा स्वच्छता रहती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यह सभी स्वच्छता पर निर्भर रहते हैं। यह कभी भी अपने सड़कों पर, अपने आसपास के इलाकों में गंदगी नहीं करते हैं। यह अपनी इस आदत को अपनी दिनचर्या में रखते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रभावी कदम लेने की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए हमें किसी भी आदेश की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह हमें कहेंगे झाड़ू उठाइए और अपने आसपास के इलाकों की साफ सफाई करिए। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी के साथ हमारा कर्तव्य भी है, जो हमें खुद से ही पूरा करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने सार्वजनिक स्थान को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं
तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है और यह बात हर भारतीय को समझने की भी जरूरत है। इसके लिए हमें हर संभव प्रयास भी करना चाहिए। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे तो इसमें हम अपने देश को ही आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश की उन्नति ही होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, आपने हमें स्वच्छता और स्वच्छ कैसे रहें उसके बारे में बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी या विनती करूंगी कि बहुत लंबा चौड़ा अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है बेटा। हमारे पास जो है इसके बाद हमारा एक और कार्यक्रम है, तो विनती करते हैं आपसे कि आप बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, अपने विषय पर तुरंत आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बुला रहे हैं राशि पांड्या को, ACG स्कूल जकार्ता से से आ रही हैं। आइए राशि, हिंदी दिवस पर अपना भाषण दे रही है ये, आइए। हाँ, नीर क्षीर विवेकी इस नगरी में आए सभी आदरणीय गणों को मेरा नमन। एवं आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं राशि पांड्या की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर के दिन देश और विदेश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पूरे भारतवर्ष को जोड़ने वाली भाषा हिंदी पे गर्व करने का दिन है। आज हिंदी को पूरे विश्व में बेहद सम्मान दिया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों में हिंदी बोली जाती है। अंग्रेजी और मैंडरिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये दिन हिंदी के सम्मान और उसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज हम सभी यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही को सूल। विविध काला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशा से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। इसका अर्थ है निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से जरूर लेना चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। जिस तरह शेर दहाड़ता है, चिड़िया चहचहाती है, जानवर होने के बाद भी वे अपनी भाषा को कभी नहीं भूलते, तो हम एक बुद्धिजीवी मनुष्य हैं, अपनी मातृभाषा को कैसे छोड़ सकते हैं। आज आप सभी के साथ हिंदी दिवस मनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक बात मेरे दिमाग में कुछ खलल मचा रही है। न जाने क्यों हमें अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहित करना पड़ रहा है। ये तो हमारी वो भाषा है जिसमें हम अपनी इच्छाएं, भावनाएं और तकलीफें जिस तरह बता सकते हैं, उस तरह किसी अन्य भाषा में करना मुमकिन नहीं हो सकता। एक और ये भी सत्य है कि आज हमारे देश में अंग्रेजी का बड़ा महत्व है, पर ये भाषा कभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, और राष्ट्र के उन्नति के बिना राष्ट्रभाषा भी नहीं हो सकती, और राष्ट्रभाषा हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत महत्व है। हिंदी भारत की एकता का सूत्र है और हमें इसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि भव्य भारत भारती राष्ट्रभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। जय हिंद, जय हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। राशि, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। हिंदी भाषा को लेकर आपने अपने जो है मन के विचार व्यक्त किए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदी का प्रचार जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं हम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अगले साल जब मनाएंगे तो उम्मीद है कि बच्चे जो है, हमें ये कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे बढ़ चढ़कर जो है आके बोलेंगे कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा हमारी भाषा है। थैंक यू सो मच राशि।